नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोनिया पवार टॉक्स। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ ज़रूर देखी होगी जिसमें इसरो का एक रॉकेट मिशन फेल हो गया जिसका नाम है PSLV-C62। वो कुछ 16 सैटेलाइट्स को लेकर जा रहा था और जिसमें से एक KID सिर्फ वो बची है और एक अन्वेषा सैटेलाइट है जिसका काफ़ी न्यूज़ में नाम आ रहा है। उसका क्या मतलब है और ये मिशन फेल कैसे हो गया? क्या इसरो अब इतनी इफ़िशिएंट नहीं रही क्योंकि ये इसरो का सेकंड मेजर फेलियर माना जा रहा है एक ही साल का? तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक डाटाज हैं और क्या स्पेस मिशन फेलियर का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, इन सब बातों को जानेंगे। और एक बार से आपसे फिर से निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो इसरो ने लास्ट 32 ईयर्स में 64 लॉन्च मिशन किया और जिसमें से 60 मिशन जो है बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो मतलब इसरो का जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। अगर आप इसरो को नासा से कंपेयर करें या फिर स्पेस एक्स से कंपेयर करें तो आपको याद होगा कि जो नासा है उसके मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, उसका जो मिशन था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, वो सिर्फ एक यूनिट कन्वर्जन एरर की वजह से फेल हो गया था। और अगर आप स्पेस एक्स की बात करें तो वो इनिशियल की बात करें तो स्पेस एक्स के जो इनिशियल 3 फैल्कन रॉकेट्स थे वो कंटिन्यूसली फेल हुए थे। और आज के टाइम क्या है, आज के टाइम स्पेस एक्स एक बहुत बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो फेलियर होना स्पेस मिशन में इज़ वेरी कॉमन नाउडेज और इसकी वजह से हम इसरो के 2 मिशन फेल हो गए तो इसरो को एक इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूड नहीं कर सकती। तो एग्जैक्टली इस मिशन में हुआ क्या, 12 जनवरी को जब इसरो ने अपने रॉकेट्स को लॉन्च किया था तब PSLV-C62 16 सैटेलाइट्स को लेकर श्रीहरिकोटा से निकला। जस्ट अबाउट 8 मिनट्स के बाद उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज आने लगे। अब वो टेक्निकल इश्यूज क्या थे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले देखते हैं जो इसरो के चीफ है हमारे चेयरमैन PB नारायण, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली थर्ड स्टेज पे हुई। थर्ड स्टेज पे जब रॉकेट को उन सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट्स में सेटल डाउन करना था उस वक्त कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो उस अपने पाथ से भटक गया। अब हम बात करते हैं कि रॉकेट के कौन से स्टेजेस की बात कर रहे हैं PB नारायण, और रॉकेट के कितने स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस का क्या रूट रहता है और कैसे सैटेलाइट्स को एक रॉकेट उनके ऑर्बिट्स में सेट करता है। अब चलिए जानते हैं PSLV होता क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मल्टीपल सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में डिप्लॉय करता है। अब ये काम कैसे करता है आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। ये 4 स्टेजेस में काम करता है। 4 स्टेजेस में पहला जो स्टेज है, अच्छा देखो रॉकेट जो है वो एक साथ काम नहीं करता, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है और वो लिफ्ट की तरह है। स्टेज 1 जो है उसका, उसमें जो रॉकेट को ज़मीन से ऊपर उठता है और वो वहाँ पर इस स्टेज में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है। जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, काफ़ी फ्यूल लगता है स्टेज पर, और जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इसे अलग कर दिया जाता है और ताकि वेट कम हो जाए। स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में रॉकेट को और तेज़ी से ऊपर उठना होता है। अब रॉकेट एटमॉस्फेयर छोड़ चुका है, वो धरती का एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया है और वो अब हवा के प्रेशर भी कम हो जाता है इस स्टेज पर। स्टेज 3 जहाँ पर मेन प्रॉब्लम आई, अपने पीछे इसरो के चीफ की स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो वहाँ पर उनका ये बताना है कि स्टेज 3 में जो था हमारा, वहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये मिशन फेल हुआ। स्टेज 3 में होता क्या है कि रॉकेट को सही डायरेक्शन देता है स्टेज 3 और उसको ये बताता है कि उसको किस एंगल पर जाना है, कितनी स्पीड पकड़नी है, कौन सा ऑर्बिट पकड़ना है। स्पेस में थोड़ा सा भी एंगल अगर गलत हुआ बेटा तो सैटेलाइट्स जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं पहुंच पाती, अपने प्रॉपर ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाती। और यही प्रॉब्लम यहाँ पर हुई जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया। स्टेज 4 आता है जहाँ उस स्टेज पर तक हम पहुँच नहीं पाए, बट स्टेज 4 में होता क्या है कि जो सैटेलाइट है वो एग्जैक्ट ऑर्बिट में रिलीज कर देते हैं और वो अपना काम करती है। इस मिशन में C62 मिशन में जो 16 सैटेलाइट्स थी, बोला ये जा रहा था पहले कि वो सभी की सभी स्पेस में कहीं गुम हो चुकी है क्योंकि मिशन फेल हो गया था, सारी सैटेलाइट स्पेस में गुम हो चुकी है। पर वहाँ अब पता चल रहा है KID एक अकेली ऐसी सैटेलाइट है जो अभी भी अपना डाटा भेज रही है और वो अभी भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही है। तो वो है क्या, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए PSLV इसरो का सबसे ट्रस्टेड और सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल माना जाता है।
PSLV सिर्फ एक रॉकेट नहीं है बल्कि इसरो का एक मेजर रेवेन्यू जनरेटर है। अपनी हाई रिलायबिलिटी की वजह से, अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से ये दुनिया के कई देश अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए PSLV के ऊपर रिलाय करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अब चाहे वो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हों या फिर साइंटिफिक मिशंस हों या फिर हमारे कमर्शियल पेलोड्स हों, PSLV ने खुद को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉन्च व्हीकल के रूप में इस्टेब्लिश किया है। और वो सिर्फ इसरो का ही प्रॉफिट नहीं है, पर भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल पोजीशन जो है वो PSLV ने दिलवाई है। अब PSLV एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है हर ईयर इसरो के लिए। इसी वजह से इसरो का वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल भी इसे कहा जाता है। अब इसके ऊपर इतना रिलाय कैसे करते हैं दुनिया के सभी लोग, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और पहले नंबर का वो है इसरो के लिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ये, क्योंकि अगर हम नासा के साथ कंपेयर करें तो PSLV के द्वारा इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करवाता है वो बहुत कम पैसों में करवा देता है, मतलब वो बहुत कम रेट्स लगाता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। फिर दूसरी बात है कि उसका नेक्स्ट मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो मल्टी सैटेलाइट लॉन्च क्रेडिबिलिटी है उसके पास, कि वो कई सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करवाने की इसमें शक्ति है। जैसे कि अभी जो मिशन था वहाँ पर वो 16 सैटेलाइट्स को अपने साथ लेकर जा रहा था। अगर हम 2017 की बात करें तो इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, 104 सैटेलाइट को अपने सिंगल मिशन में वो लेकर जा रहा था। 104 सैटेलाइट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इटसेल्फ। अब इसके 2 कमर्शियल ऑपरेशंस जो हम बात करेंगे, जो उसकी 2 कमर्शियल आर्म्स हैं इसरो की, वो है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन और NSIL। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उसकी न्यूअर कमर्शियल आर्म है जो कि 2019 में इस्टेब्लिश की थी। कमर्शियल आर्म्स मतलब जो कि अरेंज करती है लॉन्चेस फॉर फॉरेन कस्टमर्स। फॉरेन कस्टमर्स को इसरो तक लेकर आती हैं और काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज़ जो है इसी वजह से इसरो पे और उसके सबसे ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल PSLV के ऊपर रिलाय करती है। अब हर किसी को आज के टाइम पे कमर्शलाइजेशन और अपनी मार्केट तो बढ़ानी होती है ना, तो जो मार्केट बढ़ा रहा है वो है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन और NSIL इसरो के लिए। अगर यहाँ देखिए जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कितनी सैटेलाइट्स अब तक लॉन्च हो चुके हैं, 345 और 34 कंट्रीज़ ने PSLV को ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल माना है और इसके ऊपर रिलाय करते हैं। PSLV C62 को इंडिया का एक स्पाई मिशन बोला जा रहा है और इसरो साइलेंट आई इन द स्पेस। अब वो स्पाई मिशन किस लिए वजह से बोला जा रहा है, वो अन्वेषा सैटेलाइट की। अन्वेषा सैटेलाइट बेसिकली DRDO द्वारा बनाई गई है और उसका साइंटिफिक नेम है EOS-N1। ये DRDO द्वारा बनाई गई, बट इट डजंट मीन कि वो एक स्पाई के लिए यूज़ की जा रही थी, बल्कि उसका सिविलियन एज वेल एज डिफेंस स्ट्रेटेजिक यूज़ दोनों यूज़ होने वाली थी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मिशन फेल हो गया। हम देखते हैं एग्जैक्टली अन्वेषा करने क्या वाली थी, उसके बहुत सारे यूज़ थे। वो एक बहुत ही हाई टेक डिवाइस था, DRDO द्वारा बनाया हुआ एक बहुत ही हाई टेक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई सैटेलाइट थी। उसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। और हुआ क्या कि अन्वेषा कहीं अंतरिक्ष में खो गई। अब अन्वेषा जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी वो है क्या, अगर हम नॉर्मल सैटेलाइट्स की बात करें तो वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को ही कैप्चर करती है, पर ये नॉर्मल सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा एडवांस डाटा कैप्चर करने वाली थी। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ नैरो लाइट बैंड्स जो थे वो कैप्चर होने थे, जिससे हर एक मटेरियल का यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट मिलता हमें। अब ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है क्या, मतलब हंड्रेड्स ऑफ वेवलेंथ बैंड्स ही कैप्चर करनी थी। इसको सिर्फ ना ही रेड या फिर ब्लू या ग्रीन तक ही सीमित, हंड्रेड्स ऑफ वेवलेंथ ही कैप्चर करती। ये एक बहुत ही एडवांस सेंसर था, जिस तरह से हम कोई ट्रेडिशनल RGB कैमरा से अगर इसको कंपैरिजन करें तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी, DRDO द्वारा बनाई गई थी। और इसका बेसिकली यूज़ क्या था कि वो वेजिटेशन वर्सेस नॉन वेजिटेशन को डिस्टिंक्ट कर पाते, आइडेंटिफाई कर पाती, और जो सॉइल मटेरियल और सरफेस मटेरियल को बहुत एक्यूरेटली मैप कर पाता। अगर जो कोई हिडन स्ट्रक्चर्स थे या फिर कैमोफ्लेज थे उनको ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट कर सकता था यहाँ पर ये। और साथ ही साथ हमारी जो हिडन
एनिमीज थी, जो उसका प्राइमरी यूज़ था वो यही था कि जो बॉर्डर मॉनिटरिंग है, बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको ईजिली मॉनिटर कर पाते, जो एनिमी है हमारा उसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर पाते, या ट्रूप्स मूवमेंट को ईजिली डिटेक्ट कर पाती, टेरेन एनालाइज कर पाती, सिक्योरिटी सर्विलेंस इंपॉर्टेंट, एक सिक्योरिटी सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ था इसका। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग में भी अन्वेषा बहुत यूजफुल साबित होने वाली थी। इसी वजह से इसको हम डिफेंस के लिए ही ये यूजेबल थी ऐसा नहीं कह सकते, बट साथ ही साथ ये सिविलियन पर्पसेस, फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग के लिए भी हम इसे यूज कर सकते थे। तो ये एक ड्यूअल पर्पस सैटेलाइट थी अन्वेषा मिशन की। केआईडी मिशन क्या है? मतलब केआईडी का मतलब है केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। ये क्या था कि जो 16 सैटेलाइट्स थी PSLV C62 में, उनमें से एक सैटेलाइट बच गई थी जिससे काफ़ी टाइम से डाटा सेंड किए जा रहे थे पृथ्वी पर। तो अब KID था क्या और वो बच कैसे गया? वो एक स्मॉल अनक्रूड स्पेस कैप्सूल था। अनक्रूड मतलब जिसमें कोई इंसान नहीं था, एक स्पेस कैप्सूल था, नॉट अ पर्सन। उसका जो वेट था वो 25 kg। और कहाँ किसने डेवलप किया था? वो एक स्पेनिश कंपनी ऑर्बिटल पैराडिगम द्वारा डेवलप किया गया एक छोटा सा स्पेस कैप्सूल था। और उसका मेन मकसद क्या था वो देखते हैं कि ये एक हमारी PSLV C62 मिशन में था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ताकि वो टेस्ट कर सके एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी। अब एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी होता क्या है? जब एक स्पेस कैप्सूल वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तब जो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पैदा होता है उसको कैप्सूल कैसे सरवाइव करे, इसी चीज़ को टेस्ट करना KID का मेन मोटिव था। उसी KID की वजह से उसको टेस्ट किया जा रहा था। इसे हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी, जो कि कलेक्ट कर रहा था टेक्निकल डाटा जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रक्चर बिहेवियर को ड्यूरिंग री एंट्री। उसके पास कोई कैमरा नहीं था, ना ही कोई वेपन था, ना ही कोई वो सर्विलेंस इक्विपमेंट था। तो अगर उसको स्पाई कैमरा या फिर स्पाई मिशन बोला जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। अब KID को स्पाई मिशन हम नहीं कह सकते और ना ही अन्वेषा को हम स्पाई मिशन कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि मैं पहले बता चुकी हूँ वो हमारे सिविलियन ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर रही थी। तो KID ने सक्सेसफुली सिर्फ 3 मिनट तक ही डाटा वो भेज पाया और उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। हमारे सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह सारी जगह ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई थी कि KID कोई स्पाई मिशन नहीं है, वो सिर्फ एक इंजीनियरिंग टेलीमेट्री है, नॉट इंटेलिजेंस और कोई सर्विलेंस डाटा नहीं है। वो एक सिर्फ रीयूज़ कैसे किया जा सकता है स्पेस कैप्सूल को, वो बताने की एक टेक्नोलॉजी थी। फर्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय भारत।